ओके जी। तो हम जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आज डिस्कस करना चाह रहे थे। इससे पहले जो है हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को समझने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे पास ये डायनेस्टी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की डायनेस्टी, ये प्लीज डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की डायनेस्टी जो है वो 1325 से 1351 तक जो है वो ये मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ये डायनेस्टी शुरू कब होती है? अलाउद्दीन का जो है वो वफात तो हो जाती है 1316 में। जो इससे पहले वाला हमारे पास रूलर था। तो 1316 के बाद उसके बाद हमने देखा था दो और रूलर आते हैं। एक शहाबुद्दीन आ जाता है और दूसरा मुबारक शाह आ जाता है, लेकिन दोनों इनकम्पिटेंट होते हैं। तो हमारे पास भी ये तुगलक डायनेस्टी का आगाज जो है वो होता है जनाबे वाला 1320 में, 1320 में। ये नोट कर लीजिएगा प्लीज अपने बात। 1320 में जो है वो तुगलक डायनेस्टी का आगाज होता है। ये हमारे पास ऐसी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी, कि जिसने 1320 में शुरू करते हैं और ये खत्म होता है हमारे पास इनका टोटल टेन्योर जो है 1413 में। ठीक है। तो जी 1413 में जो है वो ये खत्म होता है। तो एक तुगलक डायनेस्टी हमारे पास ऐसी डायनेस्टी थी जो अलाउद्दीन के बाद शुरू होती, और अलाउद्दीन के बाद मेनली अलाउद्दीन मेन पर्सन था। और फिर हमारे पास ये जो है वो चलती कब तक है? 1413 तक जो है वो ये चलती है। अब आगे भी हम चलते हैं यहाँ से, तो हमें ये पता चलता है, एक आइडिया होता है कि जनाबे वाला मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन ये डायनेस्टी स्टार्ट कौन करता है? तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है जी। डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, मैं चले आपके सामने जो है वो पुट कर देता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये वो पर्सन था कि जिसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया। हमारे पास इस डायनेस्टी को स्टार्ट करने में तीन तरह के जो है वो मेन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि 1320 से तकरीबन इसको जो है वो ओवरबोर्ड ले लेता है, इस डायनेस्टी के ऊपर आ जाता है दिल्ली सल्तनत को, और इसका टेन्योर कब खत्म होता है? 1325 में। ठीक है। इनके 5 साल बाद तकरीबन जो है वो इसका टेन्योर खत्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक का टेन्योर शुरू होता है जनाब हमारे पास, ये होता है 1325 से, लिखा भी वो है सामने, और 1351 तक चलता है। इसके बाद नंबर थर्ड पे इस डेंसिटी में हमारे पास आ जाता है फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है वो हमारे पास आ जाता है, वही फिरोज शाह तुगलक है। इसका टेन्योर कब से कब तक होता है? 1351 से शुरू होता है, स्टार्ट इन 1351, और ये खत्म होता है 1388। फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग आना शुरू हो जाते हैं, मिससेलेनस हैं, मल्टीपल पीपल हैं। तो उनके बारे में भी हम डिटेल्स जो है वो देखेंगे अगर जरूरी हुई। मल्टीपल में गयासुद्दीन नामी, दोबारा से अबू बकर शाह, मोहम्मद तुगलक, नुसरत शाह, मल्टीपल जो है वो लोग इनके आते हैं, थोड़ा थोड़ा टेन्योर रहता है। 1388 में शुरू होता है और ये 1413 तक चलता है। सो जी तुगलक डायनेस्टी में हमारे पास जो लोग होते हैं वो टोटल चार मेन लोग हैं, वैसे तो तीन है, लेकिन चार से मुराद ये है कि चार के अंदर जो है वो फोर्थ नंबर पे हमारे पास चार मजीद आ जाते हैं। पहले तो ये हमारे पास हो गया कि ये जनाब आगे हमारे पास जो है वो वन, टू, थ्री। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास चार लोग आ जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सा हमारे पास? गयासुद्दीन, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद तुगलक, नुसरत शाह। तो ये वाले लोग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चला जाएगा। कोई भी एक हजार डन लिख दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ले लिया। गयासुद्दीन की वाली स्क्रीन जो ले लीजिएगा, ये मिट जाए। अच्छा जी। अब होता कुछ यूं है, थैंक यू जी। तुगलक डायनेस्टी जो है हमारे पास ये आती है सारे के सारे तुर्कों से आती है। इस डायनेस्टी की बुनियाद रखने वाला तो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो मेन काम किया था इसके अंदर वो था जी मोहम्मद बिन तुगलक। और हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाम इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है भी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला नाम जो है।
अब ये खत्म हो जाएगा, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ले लिया होगा यकीनन। चलें आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के आगे से जो है वो एक नाम ऐड किया जाता है, मैनिकल जीनियस। ये एक ऐसा जबरदस्त बादशाह था जिसे आज तक आपने ना जिंदगी में पढ़ा होगा, ना सुना होगा और ना ही सुनेंगे। बादशाह सलामत जो है वो जिसके दोस्त थे उसके दोस्त थे। लेकिन ऐसा भी होता था कि बादशाह सलामत जो है वो आपके साथ अभी बातें कर रहे हैं, अगले ही लम्हे जल्लाद को हुक्म देंगे इसकी गर्दन उतार दो। बादशाह सलामत जो है दरबार में कोई भी आता था, मोहम्मद बिन तुगलक क्या दोस्ती थी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अगर गुस्से में आ गया तो उसकी चमड़ी उधेड़ के जो है वो रख देता था। ठीक है। लोगों को कत्ल करके उनके गोश्त को पका के उनके घर वालों को खिलाया करता था, और नहीं खाते तो उनको भी कत्ल किया करता था। इसलिए इसके नाम के साथ जो है वो मैनिकल आता है कि यार ये पागल भी था। और दूसरे नंबर पे हमारे पास तो बहुत बड़ा जीनियस था। ठीक है। अब जीनियस था, पागल था, ये कैसा जो है वो तुगलक डेंसिटी के अंदर जो है वो बंदा था। एक बीमारी होती है जिसका नाम जो होता है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका असल नाम तो है जी प्रिंस फखर मलिक जो है वो, फखर मलिक। ये तुर्की सुल्तान था दिल्ली का, 1325 से 1351 तक रहता। बादशाह गयासुद्दीन तुगलक जिसने इस रियासत की बुनियाद रखी थी, सबसे बड़ा बेटा था उसका। ऐसा बड़ा बेटा था कि दुनिया हैरान रह गई, कितना अजीबो गरीब बादशाह। हुआ कुछ यूं कि गयासुद्दीन ने जब दिल्ली को फतह कर लिया तो अपने बेटे को मुख्तलिफ किस्म के काम सौंपना शुरू कर दिए। ऐसा बादशाह में होता है। तो बादशाह जो है वो अपने काम मुख्तलिफ जो है वो बच्चों को सौंपते हैं कि जाओ जरा, जिस तरह से हम लोगों को हमारे वालिदैन बचपन में कहते हैं जाओ बेटा जाके बाजार से ये ले आओ, ये कर लो वो कर लो। इसी तरह से गयासुद्दीन ने कहा जाओ बेटा मोहम्मद दक्खन में जाओ और जाके वहां पे एक वहां का बादशाह है जिसका नाम जो है वो प्रताप रुद्रा है, तो प्रताप से जाकर जरा दक्खन छीन लो। छोटी सी बात है, प्रताप से जाओ, प्रताप रुद्रा से जाकर दक्खन छीन लो। ठीक है। उसकी जो है जो डेंसिटी है, काकातीय डेंसिटी जो है उसको खत्म कर दो। तो जी इसने क्या किया कि वहां पे जाता है और जाकर छीनता है, वापिस आता है। उतनी देर में वाले साहब जो है वो लम्हे के पास चले जाते हैं। तो 1325 में ये कहते हैं जी मैं आज से सल्तनत का बादशाह हूँ। 1320 में ये सल्तनत आती है, 1325 में ये मालिक बन जाता है। मोहम्मद तुगलक एक ऐसा जबरदस्त बंदा था, कहते हैं जी स्कॉलर बंदा था, वेल वर्ड था, लॉजिकल, फिलोसफिकल, मैथमेटिक्स, कोई भी बात उससे जो है वो पूछ लो तो मोहम्मद तुगलक जो है वो आपको उसमें टॉप पे नजर आएगा। साइंसिस की बात कर लो, उसका नॉलेज मेडिसिन में, हर चीज में इतना ज्यादा था कि लोग हैरान हो जाते थे। कैलीग्राफर था, बड़ी अच्छी जो है वो लिखा करता था, आर्ट का बहुत बड़ा जो है वो पसंदीदा था। एक बीमारी इसको जो है वो लग जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है। सारे के सारे सुल्तान जितने भी इंडिया के अंदर आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसको कुछ लोग तो नाम देते हैं कि ये मोहम्मद कुही है। मोहम्मद कुही इसका नाम इसलिए था कि मोहम्मद द ब्लडी। ठीक है। अब कि यानी कि ऐसा है मोहम्मद बिन तुगलक कि जब भी था कि खून जो है वो लोगों का पिया करता था। अब ऐसा क्या था कि इसको मोस्ट क्रूअल, कोल्ड ब्लडेड और क्रेजी सुल्तान कहा जाता था। ये ब्रिलियंट भी था, फिलएंथ्रोपिस्ट भी था, लोगों के खैरात में पैसे भी दिया करता था, मदद भी किया करता था, लोगों की केयर भी किया करता था। इसकी पर्सनैलिटी के अंदर डाइकॉटमी थी। डाइकॉटमी कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम होना। अब जो है वो कहते हैं कि अगर आज के दौर में इसका एनालिसिस किया जाता, इसका कोई मैथमेटिक्स से फिर जीनियस ग्रेट, कहते हैं आज अगर इसका जो है वो एनालिसिस किया जाता ना तो इसकी बीमारी का नाम जो है वो किड्सोफ्रीनिया होता। ये जो है ना किड्सोफ्रीनिया जो है, जैसे आप जो है वो स्टिजी जो फ्रीनिया पढ़ते हो, पता नहीं क्या क्या इसकी असल प्रोनाउंसिएशन किड्सोफ्रीनिया होती है। अब ये किड्सोफ्रीनिया जो है वो ये बीमारी है क्या? इस बीमारी के अंदर जो है वो बंदे को ये नजर आता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, आपको लगेगा कि जैसे अभी हमें ये पता चलता है ना कोई हमसे बात कर रहा होता है, इस बीमारी में मुब्तला लोगों को भी लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है और वो लोग वहां पे मौजूद होते हैं इनके इर्द गिर्द।
लोग जो है वो रियलिटी को जो है वो सही तरह से तस्लीम नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके दादाजी जो है वो, उनकी 30 साल से पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन इस बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको वो नजर भी आएंगे, उनको वो बताएंगे भी कि ये करो ये करो ये करो। तो स्किट्सोफ्रेनिया के अंदर जो है वो एक बड़ी जबरदस्त मूवी है, अगर आप देख सकें, एक नोबेल लॉरेट की है, 2001 में जो है वो पब्लिश होती है, अ ब्यूटीफुल माइंड। हाँ जी, ऐसा ही है, अ ब्यूटीफुल माइंड। जॉन नेश जो है वो उसमें, ये बंदा नोबेल लॉरेट है। ठीक है, जॉन नेश, ये असल जो है वो कहानी है इसकी, जॉन नेश की। ये भी एक ऐसा बंदा था कि जिसके अंदर जो है वो जो इसकी बीमारी से था, स्किट्सोफ्रेनिया से, स्किज़ोफ्रेनिया से था। और इसको क्या होता था कि लोग जो है वो आते थे, इसको लगता था कि मुझे जो है वो कोई आके मुझसे बातें कर रहा है। आमिर आपने देखी थी जी, मैंने रिकमेंड की थी, आपने देखा होगा कि एंड पे जब उसे नोबेल प्राइज मिलता है तो नोबेल लॉरेट था। तो यही जो है वो बंदा, इसकी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अब क्या था, टायरेंट भी है, बिनोवलेंट किंग भी है, अब और क्या क्या है इसके अंदर जो है, लेकिन एक कम्प्लेक्स मैन था। लोग समझ नहीं सकते कि यार क्या है, उलमा के खिलाफ भी था और उलमा की बातें भी मना करता था। इसका साइकोटिक बिहेवियर समझने के लिए बड़ी मिसालें हैं हमारे पास। एक वक्त में किसी की तारीफ कर रहा होगा, अगले ही वक्त में उसको जो है वो कत्ल कर देगा। ठीक है, एक लम्हे में किसी के साथ बड़ा हम्बल होगा, बड़ा आजिज होगा, अगले ही लम्हे जो है वो उसके ऊपर गुस्सा जो है वो करेगा। अच्छा, कहा जाता है कि एक ऐसा बंदा था, एक पुअर सोल था, एक ऐसा बंदा था जिसने सुल्तान के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्लेट कहते हैं किसी की चमड़ी उधेड़ देना, जिंदा जीते जागते इंसान की चमड़ी उधेड़ना। कहते हैं कि उसको प्लेड अलाइव इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑडियंस, सारे के सारे मजमे में सामने सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसकी चमड़ी उधेड़ दो। और उसके जो इनवर्ड्स हैं उनको कुक किया गया चावलों के साथ, उसकी फैमिली को कहा गया कि अब इसको सब खाओ। और जिन्होंने रिफ्यूज किया, इसने पकड़ के उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया। जस्ट इमेजिन कि कितना क्रूअल था, कितना जालिम था। इसीलिए इसका नाम जो है वो मोहम्मद द ब्लडी रखा गया। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक द ब्लडी होना चाहिए था, कि जिसने लिखा है आई विल डेफिनेटली मेल हिम, इसको पूरा करना चाहिए उसको। तो जी, Muhammad bin Tughlaq was exceptionally well educated and was a patron of arts. अब आर्ट्स के अंदर और मुगलों को इसने बहुत सी चीजें दी। मुगल जो बाद में आते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो पागल बंदा था, नाम याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के पास एक ऐसी भी ताकत है कि ख्वाबों में आ जाता है जो उसका नाम याद ना रखे। जिसने इसके एक्टिविटीज को याद नहीं रखा ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाबों में आ जाता, फिर उसको उठा के ले जाता कोर्ट के अंदर। और अगला आपने देख ही लिया कि क्या हाल होता है। ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन मेडिसिन। अब मसला ये था कि मेडिसिन का भी इसको पता था, मैथमेटिक्स का भी पता था। अब इतने जो है वो जबरदस्त चीजें ये लिखा करता था कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये पागल था। और जितने जीनियस लोग होते हैं वो तकरीबन पागल ही होता है। ये मैंने आपको एक मूवी रिकमेंड की है, जॉन नेश, नोबेल लॉरेट को। दर हकीकत पागल है, ये तो खैर एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ना। लेकिन वो पागल शायद इस तरह से होते हैं। एक दफा ना एक बंदा है, वो कहता है जी हमारे गाँव में ना, देहात में, पुराने में, वो कहता है जी हमारे देहात में ना अंदर एक जो है वो टीचर है, वो पागल हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि कैसे पागल हो गए, कहते हैं जी हम आपको दिखाएंगे, आप चले हमारे गाँव में। वो बंदा जाता है कि किस तरह से एक बंदा किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है। ये बड़ा मशहूर वाक्य है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो जी वो कहते हैं जी, उस बंदे से कहते हैं कि देखें जी ये दरख्त है, इसके नीचे चुड़ैल का साया है इस दरख्त पे ना। तो जो भी बंदा रात को इसके नीचे सोता है ना, तो उस बंदे को वो उसकी सुबह मौत वाकया हो जाती है। लेकिन ये बंदा पागल है, ये कहता है कि इस दरख्त के अंदर से गैसें निकलती हैं, रात को भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसलिए मरता है। तो ये वाली बातें सुन के जो है वो जो बंदा आया होता है कि पागल है, तो वो समझता है कि वाकई ये पागल है, और वो वापस चला जाता है। तो इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये जीनियस तो था, लेकिन इसकी स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी बड़ी खतरनाक हद तक बुरी थी। अब जो अपने ब्रिलियंस की वजह से जो है वो इसने कई अजीबो गरीब काम किए। मिसाल के तौर पर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो उसके मार्च को रोकने की कोशिश की इंडिया में। ठीक है, उसका मार्च इसने रोकने का एक अजीबो गरीब तरीका बनाया कि अलेक्जेंडर इंडिया तक ना आ सके, इससे पहले पहले मैं अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान को फतह कर लेता हूँ। मतलब यार तुम्हारे तक आएगा तो करना, तुम पहले तीन कंट्रीज को फतह कर रहे हो एक बंदे का मार्च रोकने के लिए। फिर
ये प्रोजेक्ट शुरू करता है, इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, फिर कहता है चलो छोड़ो यार, ये काम अच्छा नहीं है, उसको उधर ही छोड़ देता है। दूसरे नंबर पे इंडिया में बैठा हुआ कहता है चलो चाइना फतह करने चलते हैं, चाइना फतह करने चलते हैं। लेकिन फिर वहां पे उल्लू का एक मुकाम था, हिंदुओं की रेजिस्टेंस ठीक ठाक हुई और ये जो है वो वहां से भी वापस आ गया। तो अब क्या था कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये था कि इसने 60,000 हॉर्समैन भेजे थे, घुड़सवार भेजे थे जो चाइना को फतह करने के लिए। कुल्लू के मुकाम पे इतनी बुरी तरह से फौज को शिकस्त होती है कि सिर्फ 10 बंदे 60,000 में से वापस आते हैं। 10 बंदे 60,000 में से आते हैं, 59,990 बंदे मारे जाते हैं। जस्ट इमेजिन, इसकी इस बेवकूफी की वजह से विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग इन बंदों को जो है वो भेज देता हूँ। फिर दक्कन के अंदर जब इसका बाप जिंदा था, दक्कन में तो इसने जो है वो इसको मिल जाती है, हुकूमत जीत जाता है। देवागढ़ी को भी जो है वो ये जीत जाता है। जो छोटे छोटे इलाके थे जहाँ पे कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, उनको जीत जाता है। उनका नाम जो है वो दौलताबाद रखता है। अब दक्कन और देवागढ़ी दो इलाकों को इसे पता कर लेता है, जीत जाता है, तो उसका नाम रख देता है दौलताबाद। अब इसके काम देखें, सारी की सारी सल्तनतें चलती आ रही थी और उनका दिल्ली कैपिटल होता था। ये दौलताबाद जो इसने फतह कर लिया था, दक्कन और देवगिरी जो है, इसका नाम, ये दोनों का नाम बदल के दौलताबाद रखा है। 1400 किलोमीटर दूर था ये, 1400 किलोमीटर। अपनी राया को हुक्म देता कि सारे के सारे जो है वो मैंने नया इलाका फतह किया, आज से वो कैपिटल होगा, चलो उधर सारे के सारे चलो। अब लोगों ने सर पकड़ लिए कि भाई हम लोगों को क्या इतनी दूर लेके जा रहे हो, नस्ल दर नस्ल हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कोई कहे ना अपने शहर से मूव करो, तो हम कहते हैं यार कहाँ पे, मतलब पागल हो गए, किधर जाना है। लेकिन इसने कहा चलो भाई। जब अपने सिटीजन जो बेचारे पैम्पर्ड सिटीजन थे, पैम्पर्ड सम्राट जिनकी पहले बड़ी देखभाल हुआ करती थी, उनको इतनी दूर जाना पड़ा, तो वो तो मर गए। और तो और जो इनकार करता था सुल्तान जो है वो ठीक ठाक फोर्स से उनको लेके जाता था, घरों से बाहर निकाला करता था। जो कहता था मैंने नहीं जाना, मंजनीक, बड़ी बड़ी मशीनें इसने रखी हुई थी, कहता जो नहीं जाता उसको कत्ल कर दो, अपने लोगों को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कराची से इस्लामाबाद जैसे, डेफिनेटली। अब हमारे पास जो है, अब अब ये इस तरह जो है हमारे पास तो काम नहीं चलता। कराची से इस्लामाबाद वाली जिन ने जो बात की है, वही 1412 किलोमीटर है कराची से इस्लामाबाद, सेम डिस्टेंस उतना। तो जनाब लोगों को इसने कहा कि चलो भाई भाई। अब जो माजूर थे बेचारे, उनको क्या किया, इसने क्या किया कि माजूर हैं ये नहीं जा सकते, मंजनीक जिसमें पत्थर डाल के फेंकते हैं, उसमें जो गलेल की तरह, कैटापुल्ट की तरह इस्तेमाल किया। और कहता है तुम नहीं जा सकते, चलो फिर दौलताबाद की तरफ उन मशीनों का मुंह करके जो है वो उनको फेंका गया, ऑब्वियसली मारने के लिए। अब इतनी तो कुछ जबरदस्त वो मशीन थी नहीं कि उससे 1400 मील दूर तक उनको फेंक दिया। वो दो बंदे आपस में खड़े बहस कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा तुम इस्लामाबाद पहुंच जाओगे, दूसरा कहता है मैं तुम्हें मारूंगा तुम कराची पहुंच जाओगे। तो वो पास से गुजर रहा था, कहता मुझे हल्का सा लगाइएगा, मुझे जरा पास ही जाना है 10 किलोमीटर तक। तो इसमें भी कैटापुल्ट जो है उसके अंदर लोगों को डाल के फेंकना शुरू किया। एक बेचारा अंधा आदमी था, उसको क्या किया, घोड़े के पीछे जो है वो बांधा कि तुम नहीं जा सकते, और दौलताबाद तक खींचते गए वो घोड़ा। और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं तो उसकी सिर्फ जो है वो कहते हैं एक टांग ही पहुंच सके। कुछ राइटर्स कहते हैं देखो मोहम्मद बिन तुगलक इतना बुरा नहीं था, ये तो उलमा का जब खिलाफ हुआ ना, तो उलमा ने ऐसी बातें लिखी हैं। तो उलमा कराम जो है वो उन्हें लगता था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा, तो ये बात में उन्होंने एग्जेगरेशन कर दी है। ठीक है पागल था लेकिन इतना नहीं हो सकता। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं है। अब मजे की बात ये है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दौलताबाद पहुंचा है तो दौलताबाद पहुंच के कहते हैं कि चलो अब वापिस चलो, दोबारा दिल्ली को जो है वो जाके अपना कैपिटल बना देते हैं। सो जिसको कुछ शक है कि इसके ऊपर जो इल्जाम है, दिल्ली दौलताबाद तक जैसे लोग पहुंचते हैं, वहां से दोबारा वापस कहता है कि जी दिल्ली आज से फिर जो है वो कैपिटल होगा।
अब दोबारा जो है वो सबके सब दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग मुश्किल में ज्यादा पहुंचते हैं, अब वो सबके सबको वापस जाना पड़ता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो दास्तानें हैं और कारस्तानी हैं। अब ऐसा नहीं था कि रियासत में कुछ और नहीं हो सका। मोहम्मद बिन तुगलक को खुद भी बड़े मिलिट्री एक्सपेंसेस को बेयर करना पड़ा। ये फुलिश एडवेंचर था। नहीं, ऐसा हो सकता है। मैनिकल जो है ना, वो जिस बीमारी के बता रहे हैं ना, इस बीमारी में मुब्तला एक बंदे ने तो अपने बेटे को ना, अपने बच्चे को पकड़ के पानी के टब के अंदर डुबो दिया था। किसी ने पूछा कि वो कहता कि ये देखिए मेरे पास एक फरिश्ता खड़ा है, ये कह रहा है कि इसको इतनी देर डुबो के रखो, ये अमर हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ये जो मैंने अब ब्यूटीफुल माइंड आपको मूवी रिकमेंड की ना, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये रियल बेसिकली एक बुक के ऊपर बेस्ड है। तो हाँ, उसके अंदर वो जो ब्यूटीफुल माइंड में जो राइटर है ना, उसको भी ये लगता है कि जंगे मुल्कों के दरमियान चल रही है। वो एक पुराने से पोस्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है जो उसकी नजर में बिल्कुल नया था। वो जाके खत भेजता रहता है, खत भेजता रहता है। तो ये बीमारी में वाकई ऐसा हो जाता है। अब बादशाह जो है वो दौलताबाद दोबारा करार देता है, तो इसकी ठीक ठाक जो है वो कीमत इसको अदा करनी पड़ती है। लेकिन कीमत का तो मसला नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं है, एडिशनल टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए गरीब फार्मर्स पर। अब जो है लोग अपने ही जो है वो जंगल में भागने लग गए कि यार सुल्तान चल्ला बचाए, अब यहाँ से भागो। जमीनें पहले जो है वो अनकल्टिवेटेड थी, जमीनों पे चलाने के लिए लोगों के पास पैसे थे नहीं। अब जो है वो दोबारा से ये मसला होना शुरू हो गया। और तो और मुल्क के अंदर कहत भी आना शुरू हो गया। कहत ने जो है वो हजारों के लिहाज से लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन सुल्तान अच्छा भी तो था। सुल्तान ने क्या किया, जितनी दौलत थी लोगों के अंदर जो है वो बांटना शुरू कर दी। उसने कहा मुझे तुम लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र है। तो ये दौलत उसने लोगों में बांटना शुरू कर दी। फिर उसने कहा कि यार देखो, ये जो करेंसी है ना, ये कुछ ठीक मुझे लग नहीं रही। करेंसी को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने कोशिश की कि मैं ना करेंसी के अंदर जो है वो कुछ नया एक रंग लेके आ सकूं। करेंसी जो है वो बिल्कुल ही अजीबो गरीब है। सो मिंटेज कहते हैं कि जिसके अंदर जो है वो इंस्क्रिप्शन जो है वो किसी चीज के ऊपर लिखना। मिंटेज का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज लिखना। ठीक है, जैसे 10 के जो सिक्का होता है उसके ऊपर 10 लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो अंदर लिखा होता है ना। तो इसने कहा कि जो सिक्कों के ऊपर है ना, कॉइनेज के ऊपर, वो हम गोल्ड से लिखेंगे। और उनको जो है वो इसने क्या किया, सिल्वर और गोल्ड को मिक्स करके सिक्के जो है वो बनाना शुरू कर दिए। फिर इसने ब्रास और कॉपर के भी जो है वो सिक्के बनाना शुरू कर दिए। आपको याद है बचपन में किसी को अगर याद हो, 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का होता था, वो पहले पहले जो है वो हमारे पास भी तांबे से बना होता था, कॉपर का बना हुआ होता था। याद है किसी को? अब तो शायद सिक्के को देखिए आपको मुद्दतें हो गई हैं। अब फिर उसके बाद उन्होंने वो क्या करने शुरू हो गए थे कि उन्होंने जब तांबा महंगा हुआ तो उन्होंने 100 रुपीज हुई सिक्कों को पिघला के जो है वो बर्तन बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। तो अब उन्हें क्या शुरू हुआ कि वो गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू हो गया। उन्होंने फिर उसके बाद अब जो है वो इंतहाई फजूल सीधा हाथ के जो है वो करेंसी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है कि 1 रुपी 2 रुपीज ये वाले सिक्के जो हैं, इट मीन सेंचुरीज के जब देखी हो, अब तो यूज में होती नहीं होंगी। बहुत कम यूज होती है कहीं पे, लोग यूज करते हैं माइनर माइनर से, मेरा ख्याल है। सो जी, अब होना कुछ यूं शुरू हुआ कि ये दहातें जो है वो बनी। हाँ, बहुत कम बेसिकली। जब प्रोडक्ट ही कोई नहीं आएगी तो यूज कौन करेगा। बहुत कम जो है वो होना शुरू हुए। अब लोगों का सुल्तान पे बिल्कुल यकीन एतमाद खत्म हो गया कि यार ये कैसा अजीबोगरीब बंदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफ्लेशन भी क्रिएट करते हैं। और दूसरे नंबर पे नहीं, फिर ये भी नुकसान होता है कि गोल्ड जो होता है वो किसी भी रियासत के पास इतना होता ही नहीं है एक्सेस में कि आप उनको जो है गोल्ड के कॉइनेज और मिंटेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। अब लोगों ने जब ये देखा कि यार ये तो ब्रास और कॉपर और इस तरह के धातु हैं, जिस जिसके पास घर में कोई घटिया क्वालिटी की ब्रास भी थी, कॉपर भी थी, इसने भी कहा चलो यार सिक्के तैयार करो। सिक्के तैयार करना शुरू कर दिए। गोल्ड था नहीं, गोल्ड का अब पानी चढ़ाना जिस तरह से भी काउंटरफेट जाली करेंसी बनना शुरू हो गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा यार ये तो जाली बनना शुरू हो गई है। अब उसने कहा कि जिसके पास जहां जहां पे भी जो जो भी सिक्के हैं ना वो मुझे वापस बेच दे।
अब असली भी नकली भी सारे के सारे इसको जो है वो खरीदने पड़े। क्यों? ताकि मुल्क से वो खत्म किए जा सके। होता तो उन्हीं को जो है वो नल इनवाइट कर देता, लेकिन इसने सबको वापस खरीदा। अब इससे भी नुकसान हुआ। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की इन तमाम हरकतों के बावजूद, इसकी इडियसी के बावजूद, इसे देख लें कि ये तकरीबन तकरीबन जो है वो 26 ईयर तक पावर में रहता है, 26 साल। आप लोगों की उम्रें अभी तक हुई होंगी, एजेस 26 बमुश्किल हुई होंगी, इतनी देर ये जो है वो पावर में रहते हैं। लेकिन एक चीज और है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, ये टेम्पल्स को, माइनॉरिटीज को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था, लेकिन इसके जो है कुछ काम अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। मिलिट्री स्ट्रेटेजी इसकी अच्छी थी, जो अच्छी थी वो तो आपने देख ही ली। लेकिन चलें खैर, दो इलाकों को तो इसने पता किया। देवागढ़ी को फतह किया था इसने, दक्कन को फतह किया था। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी की वजह से दो को तो फतह किया। बाकी वो जो 60,000 के करीब जो है वो अपने सिपाही मरवाए कुल्लू में चाइना फतह करते हुए, वो तो ऑब्वियसली बुरा है। और अलेक्जेंडर को रोकने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान को जीतने चला गया, वो भी बेवकूफी। तो इसके बाद जब ये मरता है ना, तो हमारे पास आ जाता है जी फिरोज शाह। फिरोज शाह। अब हम आगे चलेंगे, तुगलक के बारे में मजीद भी देखेंगे कि तुगलक का कैरेक्टर कैसा था, बातें मजीद क्या क्या है। लेकिन अभी हम जो है वो मूव कर रहे हैं कि फिरोज शाह जो है वो इसके बाद आ जाता है, बगैर किसी ब्लडलेस मैनर में आता है, बगैर किसी खून बहाए, बगैर कुछ ऐसे वैसे हरकत किए। फिरोज शाह जो है वो कुछ अक्लमंद बंदा था। उसने आके उलमा के साथ जो है वो कुछ ताल्लुकात बेहतर किए कि भाई मुझे अकल है, और उसने जो है वो अच्छी उसकी शोहरत होना शुरू हो गई। अब जी, लेकिन इसकी शोहरत अच्छी थी। फिरोज शाह का हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। फिरोज शाह ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को टेम्पल्स को कुछ नहीं कहा करता था, लेकिन भाई मैं तो टेम्पल्स को नहीं छोड़ूंगा। जहां जहां पे हिंदुओं के टेम्पल्स नजर आते थे उनको जो है वो तोड़ना शुरू हो गया। एक टेम्पल था हिंदुओं के, लॉर्ड जगन्नाथ का, पुरी के मुकाम पे, 1361 में इसने उसको भी तोड़ दी। अब दिल्ली वापस आता है तो जगन्नाथ के टेम्पल से क्या लेके आता है, वहां से बाकी सामान भी ले आता है। 73 के करीब एलिफेंट्स भी आ जाते हैं, और अपना एक साइटडल जो है वो बनाता है। ठीक है, तुगलक आबाद के करीब जो है वो हमारे पास जो है, ये क्या काम करता है इस तरह से बनाने के बाद। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास जब मुख्तलिफ किस्म के काम करता है ना, चीजें जो है वो बनाना शुरू कर देता है, और लूट मार करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पल जो हैं वो उनसे चीजें उठाना शुरू कर देता है। उसका एक चीज तो ये होता है कि चलो, इसने साइटडल बनाया, यानी एक फोर्ट्रेस बना लिया, किला बना लिया। अब इसको ये नहीं पता होता था कि मंदिरों के जो पिलर्स थे उनको उठा उठा के लाके अपने जो है वो किले दरबारों के अंदर लगाना शुरू हो गया। एक दफा क्या होता है, एक मंदिर को फतह करता है, तो अशोका, जो इनका हिंदुओं का लॉर्ड है, उसके पिलर जो है वो ले आता है अंबाला में। अंबाला से जो है वो ले आता है। अंबाला से उन दोनों पिलर्स को वो ला के दिल्ली अपने जो है वो इंस्टॉल कर देता है महल के अंदर। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। वो तो बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर लिखा ये हुआ है कि जब जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो गजनवी को शिकस्त दी थी पंजाब के अंदर जो है, या उसको जो है वो वहां पे जीत हुई थी, तो उसके बारे में कुछ लिखा था। अब गजनवी को तो दर हकीकत कोई शिकस्त नहीं हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कोई पता जो है वो वहां पे बना के लिखी हुई थी, और इसने ला के लगा दिया वहां पे। फिरोज शाह ने कुछ ये भी काम किए थे कि मुल्क में मदरसे कायम करना शुरू कर दिए। हिंदुओं के, आपको पता है कि कुछ जो है वो टाइटल किले को कहा जाता है, फोर्ट्रेस को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अब ये पहला बंदा था कि जिसने जो है वो वहां पे मदरसे बनाना शुरू कर दिए, और ब्राह्मण के ऊपर भी इसने जजिया लगा दिया। ब्राह्मण जो है वो इससे पहले बड़े एंजॉय किया करते थे, ब्राह्मण मौजे मारे करते थे। मीरा कहती है ना इंग्लिश में, किलिंग द वेव, तो वो किल द वेव किया करता था। लेकिन फिर क्या होता है कि फिरोज शाह उनको भी नहीं छोड़ता। 37 ईयर तक ये हुकूमत करता है फिरोज शाह, और 1388 में जो है वो इसकी डेथ होती है। इसका
जो है टॉम मकबरा जो है वो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के पास ही है। वो है जी हौज खास के अंदर जो है, दिल्ली के हौज खास में जो है ये। जब इसकी डेथ होती है ना, तो उसके बाद वही ब्लडी जो है वो सक्सेशन वॉर्स होना शुरू हो जाती हैं कि मैंने तख्त पे बैठना है, मैंने तख्त पे बैठना है। और मैंने बताया था, चार लोगों के नाम बताए थे, 1413 में कहानी खत्म हो जाती है। वो भी खत्म इसलिए होती है कि 1398 के अंदर जो है वो चंगेज मंगोल आ जाते हैं। मंगोल का तैमूर द लेन, यानी कि जिसे हम जो है वो तैमूर कहेंगे या टेमरलेन कहेंगे, वो आ जाता है। तो खैर ये कैसे खत्म होती है वो डिटेल्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो है वो 1388 में जो है वो फिरोज शाह की बड़ी पावरफुल जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है तैमूर जब आता है ना, तो तब तक ये इस तुगलक डायनेस्टी का सत्यानाश हो चुका होता है। जो सुल्तान होता है वो क्या करता है, वो अपने ही जो है कामों में बिजी हुआ होता है। अपने कामों के अंदर जो है सुल्तान मसरूफ है, करप्शन के अंदर, सारे के सारे जो है वो मामलात के अंदर जो है। और इनके जो है वो अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको वो प्रोटेक्ट कर सके। आफ्टर डिफीटिंग द incumbent sultan, the 3 day orgy of rape, 2 मिनट दीजिएगा। तो जी हमारे पास मंगोलों ने आकर ठीक ठाक तरीके से अटैक किए। ये ऑर्गी ऑफ रेप कहते हैं इस हमारी जाति को, ठीक है, मर्डर। फिर उसके बाद कहानी किसी की नहीं हुई है, फिर उसके बाद इन्हीं के जो जो बता रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लोग थे। हम बस जब इसका आंसर लिखेंगे तो पेपर में ये बताएंगे, the kings or the sultans after Firoz Shah, they were not able to take a control of their state। तो उनके बारे में हमें सिर्फ पता होना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ, बात पता चल गई, आई एम श्योर। अब यहाँ से आगे हमारे पास जो है स्टोरी और जो है इंटरेस्टेड हो जाती है। और वो ये होती है कि तैमूर जो है वो जितने भी गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स जो होते हैं उनको उठा के ले जाता है। हिंदू पॉपुलेशन जो है, मंगोल जो होते हैं ना, मंगोल, वो हिंदुओं के साथ दे वर नॉट सिंसियर, ठीक है, दे वर नॉट सिंसियर। अब होता कुछ यूं है, हर बादशाह की अपनी जो है वो पॉलिसी होती है। मंगोल मुसलमान थे, मुस्लिम से, हिंदू पॉपुलेशन को आकर उन्होंने डेसिमेट करना शुरू कर दिया। हिंदू पॉपुलेशन के साथ जो है वो उनका अजीबोगरीब डेसिमेट करना, किसी को किल करना, खत्म कर देना। मुसलमानों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि चलो तुम लोग हमारे मजहब से छोड़ रहे हैं तुम। लेकिन तैमूर जो है, तैमूर मंगोल जो तैमूर आया था, मंगोलियों ने जब इनके ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने भी फिर बुतों को, सब लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये थी जी हमारे पास तुगलक डायनेस्टी की छोटी सी कहानी। एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक का सिंड्रोम जो है वो, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंड्रोम के बारे में जो है वो पूछ लेता। और आपसे जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी पूछ सकता है कि उसकी स्किज़ोफ्रेनिया की टेंडेंसीज के ऊपर नोट लिखें। आज ना मूवी वो लाजमी देखिएगा, वो जो हमारे पास है ना अ ब्रिलियंट माइंड, वो लाजमी देखिएगा। अब हमारे पास जो है ये वाले क्वेश्चन दो आते हैं। फिर इसके बाद ये किस तरह से दो एक्सट्रीम का मिक्सचर था, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे, इसको हल कैसे करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे पॉइंट्स भी बताओगे, बैड पॉइंट्स भी बताओगे, ठीक है। ये बताओगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पता क्या किया, चाइना की कहानियां भी बताओगे और ओवरऑल बाकी चीजें भी बताओगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक से पहले था गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दरमियान में, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक था।
यहाँ तक क्लियर है ताकि हम आगे चलें? क्लियर? अच्छा जी। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, फैक्टर ऑफ तुगलक। अब फैक्टर हमारे पास क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन था ना, एक क्वेश्चन को आता है यार, ये बताएं कि वो ट्रेजेडी थी, ट्रेजेडी क्या थी? कि वो एक हाई इंटेंशनल ट्रेजेडी थी। इसका फैक्टर जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट था, इसके ऊपर नोट लिखें। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ना तो वो पागल था, ना वो बल्कि वॉज नीदर मैड नॉर ही वॉज विजनरी, ही वॉज सिंपली अहेड ऑफ हिज टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि ना तो वो पागल था ना वो विजनरी था, बल्कि वो अपने टाइम से थोड़ा सा आगे था। ये बताएं क्या बात। तो अब हमें मोहम्मद बिन तुगलक के सिंड्रोम को समझना है कि मसला था क्या जनाब। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो सिंड्रोम है, हम मुख्तलिफ हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के सिंड्रोम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जी ज्वाइन करते हैं, चलिए।